नमस्कार, मैं डॉक्टर रितु शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, निर्वाण यूनिवर्सिटी, जयपुर। आज हम यात्रा करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास की, यानी हिंदी साहित्य का जो इतिहास रहा, उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बातें करेंगे और समझेंगे कि क्या साहित्य क्या है और साहित्य का इतिहास क्या है। इस विषय पर बात करना क्यों ज़रूरी है या क्या उद्देश्य रहेगा कि हम हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक विकास को समझेंगे हम प्रमुख काल, प्रवृत्तियाँ, कवि एवं उनकी कृतियाँ। उन्होंने जो कहानियाँ या गद्य या पद्य में जो रचनाएँ की, उनके बारे में हम जानेंगे। साहित्य केवल रचनाओं का संग्रह नहीं, बल्कि समाज, राजनीति और संस्कृति का प्रतिबिंब है। यह केवल एक याद करने का विषय नहीं, बल्कि यह समझने का विषय है कि साहित्य समाज की बदलती ज़रूरतों को दर्शाता है। और जैसे भक्ति काल में सामाजिक सुधार आया या उसके बाद रीतिकाल आया, तो उसमें क्या-क्या चीज़ आए, क्योंकि हर चीज़ का एक ट्रेंड चलता है। जो जन्म लेता है वो एक एक समय पर विकास करता है और उस विकास को प्राप्त करने के बाद धीरे-धीरे वो अपने पतन की ओर या अपनी समाप्ति की ओर जाता है। पहले हम बात करें कि साहित्य क्या है? साहित्य वे रचनाएँ हैं या मन के वो भाव हैं जो समाज के हित के लिए होते हैं। ये रामायण को हम क्यों पढ़ते हैं? रामायण वैसे तो एक ग्रंथ ही है, लेकिन उसमें एक आदर्श समाज की, आदर्श राजा, आदर्श भाई, आदर्श बेटा, राम को एक आदर्श माना, इसलिए हम रामायण को पढ़ते हैं और उस ग्रंथ को हमने एक पूरे ईश्वर का रूप दे दिया कि ठीक है, एक ये धार्मिक ग्रंथ है और इसका सम्मान होना चाहिए। तो क्योंकि उसमें उस साहित्य में समाज का दर्पण होने के साथ-साथ समाज का शुरू से लेके आज तक और आगे तक उसका मतलब प्रासंगिक है और समाज का हित ही रामायण में हमें मिलता है। क्योंकि हम हिंदी साहित्य के इतिहास की बात कर रहे हैं, उससे पहले हम ये कहें कि हिंदी भाषा का इतिहास। तो आप सुनने में ये लगेगा हिंदी साहित्य के इतिहास में और हिंदी भाषा के इतिहास में क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि हिंदी भाषा एक संस्कृत से शुरू हुई, पाली प्राकृत अपभ्रंश से होती होती खड़ी बोली, जो आजकल हम हिंदी बोलते हैं या जो आजकल जिसमें रचनाएं हो रही हैं आधुनिक काल में, वो खड़ी बोली का रूप है। और उस हिंदी भाषा में जो साहित्य लिखा गया, जो रचनाएं लिखी गई, उस भाषा में जो लिखी गई वो हिंदी साहित्य कहलाएगी। अब हिंदी साहित्य की इतिहास की क्या यात्रा रहेगी कि शुरुआत कहाँ से हुई और वो आज तक कहाँ-कहाँ, क्या-क्या पड़ाव आए, क्या-क्या उसमें परिवर्तन आए, वो हम आज के इस विषय में उसकी जानकारी लेंगे। हिंदी साहित्य का लेखन जो है वैसे तो नया ही माने 19वीं और 20वीं शताब्दी में इसको आरंभ मानते हैं हिंदी भाषा में। यूरोपीय विद्वान एवं भारतीय राष्ट्रीय चेतना का प्रभाव हम देखेंगे और इसमें ऐसा नहीं है कि भारतीय साहित्य या हिंदी साहित्य के विषय में पहले नहीं लिखा गया। फ्रांसीसी और इन्होंने लिखा, गार्सा दत्तासी ने लिखा और जॉर्ज गिरेसन ने सबसे पहले लिखा, लेकिन प्रारंभिक इतिहास लेखक में प्रशासनिक और मिशनरी उद्देश्य ज़्यादा प्रेरित किया उन्होंने। इसमें साहित्यिक मूल्यांकन कम, वर्णनात्मक अधिक रहा। मतलब गिरेसन का भाषा से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने ब्रिटिश प्रशासन के उपयोगी जो चीज़ें थी वो उस साहित्य में लिखी। उसके बाद सबसे पहले हम देखते हैं कि सेंगर शिव सिंह सरोज, जो 1883 में लिखा गया, हिंदी साहित्य का प्रथम भारतीय इतिहास का लेखन का प्रयास माना जाता है। यह हिंदी साहित्य का प्रथम भारतीय लेखन का प्रयास था, जिसमें 300 से अधिक कवियों का उल्लेख मिलता है। समकालीन पुनर्पाठ में यह ग्रंथ संग्रहात्मक था, लेकिन मतलब एक कवियों का या लेखकों का, कवियों का ही माने, उस समय कवि ही ज़्यादा थे, कि एक संग्रह किया गया था। भारतीय दृष्टि से हिंदी साहित्य को समझने की नींव रखी गई थी। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास है, उसको मानते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में
जो लिखा गया, साहित्य को समाज, राजनीति और संस्कृति से जोड़ा गया, और कारण और कार्य सिद्धांत उनके निश्चित थे कि किस कारण से क्या परिवर्तन आए। ये कविताएं तो शुरू से लिखी गई, मन के भाव तो शुरू में भी थे, लेकिन मन के भाव कौन से थे और क्या क्या परिवर्तन आए, उन परिवर्तन आने के पीछे क्या समाज की धारणाएं रही और क्या उनकी मनस्थिति रही, ये सब हम इसमें देखेंगे। हिंदी साहित्य के को प्रमुख 4 भागों में बांटा गया है, जिसके 4 युग कहें, काल कहें, एक ही बात रहेगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो काल विभाजन है, वो उसको लगभग एक मत के रूप में हम देख पाते हैं, और इनकी अलग अलग विशेषताएं रहेंगी। इसका हर काल का अपना समय है, समय सीमा कोई ऐसा विशेष नहीं है कि एक दिन में ही कोई भाषा आज ही, और कोई डेट फिक्स है कि आज ही वो पैदा हुई, आज उसका जन्म हुआ और उसने इस दिन में, कि लगभग आगे पीछे 10 20 50 100 साल आगे पीछे का समय निर्धारित किया गया है, कि उनको लगा कि या जो तथ्य उनको उस समय के अनुसार मिले, उसका उन्होंने नामकरण कर दिया गया। इसमें 4 काल करें। आदिकाल, जिसका समय लिखा बताया गया 1050 से 1375 तक का। उनकी विशेषताएं क्या थी कि राजपूत शासन था, राजनीतिक संघर्ष था, जिसको वीरगाथा काल के नाम भी दिया गया, और युद्ध प्रधान साहित्य था, चारण कवि उसमें थे, और मुस्लिम आक्रमणों से अस्थिर। मतलब वीरगाथा काल, क्योंकि उस टाइम में युद्धों का प्रभाव ज़्यादा था, और जो रचनाएं लिखी गई वो रचनाएं वीरों की मतलब वीरों के बारे में बताने के लिए, उनका उल्लेख करने के लिए रची गई, तो उसलिए इसलिए उसका नाम वीरगाथा काल के नाम से इन्होंने रखा। उसके बाद जब सेकंड दूसरा काल जो रखा गया वो भक्ति काल, जिसको स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इसका समय सीमा निर्धारित किया गया 1375 से 1700 तक का। इसमें क्या हुआ कि जब ज़्यादा युद्धों से हताहत जनता हो गई, परेशान हो गई, तो उसके बाद क्या हुआ कि सामाजिक सुधार, मुगल शासन, भक्ति आंदोलन और निर्गुण और सगुण की धाराएं बही। मतलब निर्गुण एक विचारधारा और एक सगुण की विचारधारा, ये धाराएं आई, क्योंकि जब जनता युद्धों से परेशान होकर, और जब उसमें पूरे के पूरे परिवार ख़त्म हो गए, तो उससे हताहत हुई, और सोचा कि अब शांति चाहिए, अब इससे और जाया चाहिए, तो भक्ति की ओर गई। और उस काल में क्योंकि सामाजिक सुधार की थी कि उन युद्धों को विराम दिया जाए, लोग बाग आराम से रहें, आपसी भाईचारा हो, सामाजिक समरसता फैले, इसलिए भक्ति की तरफ जनता आमुख हुई, और उस काल को हमने स्वर्ण युग का नाम, क्योंकि शांति का काल था, ईश्वर की ओर ध्यान था, सबका भाईचारे की भावना का इसमें समाहित किया गया था, इसलिए इसको स्वर्ण युग कहा जाता है हिंदी साहित्य के इतिहास में। उसके बाद का जो युग आया उसको रीतिकाल का नाम दिया गया। इसमें इसका समय सीमा रखेगी 1700 से 1900 तक की, कि इसमें यह दरबारी साहित्य लिखा गया, काव्य शास्त्रीय जो नियम थे उसमें पालन किए गए, श्रृंगार रस, नायिका का नक्षिक वर्णन और अलंकार प्रधान ये रीतिकाल रहा। उसके बाद का जो काल आया, जो वर्तमान काल या आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है, 1900 से अब तक। इसमें गद्य का विकास हुआ, खड़ी बोली, राष्ट्रवाद, समाज सुधारक, ये सब चीज़ें, स्त्री विमर्श, इन सब बातों का इस काल में हमें प्रयोग मिलता है। अब अब हम बात करें कि आदिकाल के बारे में हम बात कर रहे थे कि उसमें क्या क्या ऐसी विशेषताएं थी, या कौन कौन उसमें कवि हुए। हम संक्षेप में इस पे बात करेंगे कि आदिकाल जो वीरगाथा काल के नाम से जाना गया, उसकी मुख्य विशेषता रही कि वीर रस की प्रधानता रही, उसमें युद्ध वीरता का वर्णन रहा, चारण कवि रहे, और भाषा क्या रही, डिंगल पिंगल उसमें भाषा रही, जिसमें राजस्थानी का टच मिलेगा आपको, या अपभ्रंश का टच मिलेगा, और राजपूतों का शौर्य गाथा का वर्णन किया गया। इसके प्रमुख कवि रहे चंद बरदाई, जिनकी प्रमुख रचना पृथ्वीराज रासो है। इनके कुछ है कि चंद बरदाई गाय रण
चंद्रवरदाई गाए रण रंग पृथ्वीराज की जय जयकार, मतलब उनकी वीरता का वर्णन इसमें किया गया है। इसमें इस तरीके की वीरता का वर्णन किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति घर में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी उसकी बॉडी को चील कौवे भी नहीं खाते, उसके शरीर को चील कौवे भी नहीं खाएंगे, लेकिन अगर वह रण में युद्ध में लड़ता हुआ अगर वीरता को प्राप्त होता है या वीर गति को प्राप्त होता है तो असली विजय उसी की है। इसके बाद नरपति नल्ला प्रमुख कवि रहे, जिनकी रचना रही बीसल देव रासो। वीर योद्धा का शौर्य गाथा इसमें रहा और रण में पराक्रम इनका माना जाता है। फिर जगनिक एक रहा, उनकी रही परमाल रासो, परमाल की वीरता का चित्रण इनकी इस रचना में मिलता है। अब आदिकाल राजनीतिक संघर्ष और युद्ध के प्रधान साहित्य रहा, चारण कवि रहे और आश्रयदाता की परंपरा रही इसमें रही। इस काल में राजाओं के आदिकाल वीर गाथा काल मतलब राजनीतिक संघर्ष और युद्ध प्रधान साहित्य इसका रहा, चारण कवि और आश्रयदाता परंपरा रही इसमें। इस काल में राजाओं के राज दरबारों में कवि रहते थे, उनका मुख्य उद्देश्य अपने राजाओं की वीरता का और उनके पराक्रम का वर्णन करना रहता था। ऐसा नहीं है कि उस समय में जो लिखी गई काव्य रचनाएं थी वो आज प्रासंगिक नहीं है। आज भी हम परमाल रासो की या इस जब इनकी कविताएं पढ़ते हैं तो वही वीर रस हमें, पृथ्वीराज रासो जब हम पढ़ते हैं तो वही वीर रस की जो भावना है वो हम उद्वेलित हो जाती है। इसमें हम गिनी चुनी बातों पे बात करें तो आदिकाल का जो प्रमुख विशेषताएं रही, वीर रस और श्रृंगार रस इसमें रहा, ऐतिहासिकता और कल्पना और डिंगल पिंगल भाषा का इसमें प्रयोग किया गया। अब इसमें एक विवाद है कि पहला कवि हिंदी का किसको माना जाए, सरहप्पा, स्वयंभू या फिर अब्दुल रहमान या चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई शुक्ल का मत है कि पहला कवि हम हिंदी का चंद्रवरदाई है। विवाद के कारण जैसे भाषा के विकास और अभ्रंश से हिंदी का संक्रमण की अवस्था, मतलब जैसे भाषा के विकास में धीरे धीरे चेंजेस आए, वो परिवर्तन जो है वो एक निश्चित नहीं है, उसी तरह हम एक किसी कवि को भी हम निश्चित नहीं कह सकते। अब हिंदी साहित्य के आदिकाल के बाद दूसरा युग आया भक्ति काल का, जिसका समय सीमा हम बता रहे हैं 1375 से 1700 का। इसको हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब स्वर्ण युग में क्या क्या था कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण, तो इसमें भक्ति, समाज सुधार और लोक भाषा का प्रयोग किया गया। उसमें डिंगल पिंगल भाषा थी। अब इसमें जो परिवर्तन आया, भाषा के साथ साथ मानसिक स्थितियों का भी परिवर्तन आया। इसमें भाषा आई आपकी लोक भाषा। यह काल केवल धार्मिक काल नहीं था बल्कि सामाजिक सुधार का काल भी था। जाति भेद, कर्मकांड, बाह्य आडंबर का विरोध था इसी काल में हुआ। और मुगल शासन और हिंदी आंदोलन के संदर्भ में, भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह काल रहा। इसकी प्रमुख विशेषता रही भक्ति, सामाजिक समता, निर्गुण सगुण धाराएं, लोक भाषा, जाति कर्मकांड का विरोध रहा। इससे पहले जब हम आदिकाल को पढ़ रहे थे तो आदिकाल में एक कवि रहे जिनका नाम ना लेना हिंदी साहित्य के लिए गलत ही होगा। खुसरो का नाम आपने सुना भी होगा। अमीर खुसरो की मुकरियाँ और अमीर खुसरो की पहेलियाँ। अमीर खुसरो की पहेलियाँ कि आप सभी ने सुना होगा, एक थाल मोती से भरा सबके ऊपर औंधा खड़ा। तो वो अमीर खुसरो की थी की पहेलियाँ ही थी। अब आदिकाल से हम आए भक्ति काल की तरफ। अब बात करते हैं भक्ति काल की विशेषता। भक्ति काल के प्रमुख कवि तो निर्गुण भक्ति काल में 4 धाराएं बही। पहले 2 बही जिसे निर्गुण और सगुण। निर्गुण वो थे जो ईश्वर को के निराकार रूप को मानते थे, वो, और सगुण वो थे जो ईश्वर को मूर्त रूप में मानते थे या ईश्वर को साकार रूप में मानते थे। तो निर्गुण जिसको संत काव्य भी कहा गया है, जिसके प्रमुख कवि माने तो हम कबीरदास हैं। और इनकी रचनाएं जो हैं बीजक, साखी और शब्द। इसकी कुछ पंक्तियां जैसे हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। कि राम हर इसमें आत्म खोज की ये बात कर रहे हैं कि राम तो घट घट में है जो दुनिया को देखने से नहीं मिलेंगे। वो आत्म खोज की बात उन्होंने कही कि अपनी आत्मा
में ही राम को विचारों, राम के गुणों को अपने अंदर ही खोजने की बात कबीरदास इसमें कहते हैं। अगली जो है सूफी काव्य, सूफी काव्य में के प्रमुख कवि जायसी माने, जिनकी रचना पद्मावत, जिस पे अभी राजस्थान में अभी फिल्म भी बनी है, सुंदर नारी पैदल चली पद्मावत सुंदर नाम, मतलब प्रेम का, विरह का जो सुंदर रूप इसमें दिया गया है, वो पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी की सूफी काव्य के अंतर्गत ही आती है। इसके बाद अगली आती है, जैसे सगुन बताया, उसके बाद निर्गुण है। निर्गुण बताया, वैसे सगुन है। सगुन में राम भक्ति, जिसको राम भक्ति में हम तुलसीदास जी को विशेष कवि के रूप में देखते हैं। उनका प्रमुख रचना रामचरितमानस, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, कृपालु भजमन हरण भव वै दारुणम, इसमें राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दिखाया गया है, और जो एक धार्मिक ग्रंथ का स्थान हमारे समाज में रखते हैं। इसके बाद सगुण में कृष्ण भक्ति में, सगुण में भी दो धाराएं फिर हो गई, एक राम भक्ति, एक कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति में सूरदास, जिनकी सूर सागर प्रमुख रचना माने, मैया मोरी में नहीं माखन खायो, जिसमें बाल लीला और माधुर्य भाव का हमें सहज और सुंदर रूप प्रस्तुत मिलता है। एक कृष्ण भक्ति के रूप में राजस्थान से मीराबाई एक कवियत्री हुई, जिनके पद और भजन थे जो आज तक ही प्रासंगिक हैं। आज भी हम उन्हें समय 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 पर गाते हैं कि म्हारो प्रीतम हरि अवसानी, जिसमें प्रेम और समर्पण की भावना हमें दिखाई देती है। जैसा कि अभी बताया कि भक्ति काल की धाराएं निर्गुण और सगुण, और निर्गुण को निराकार ईश्वर और सगुण को साकार ईश्वर के साथ में जोड़ा गया। निर्गुण भक्ति संत काव्य कबीरदास और उनके साथ हुए रैदास, गुरु नानक, दादू दयाल, ज्ञान, वैराग्य और सामाजिक समता का इनकी रचनाओं में वर्णन मिलता है। कबीर के दोहे का उदाहरण जैसे कस्तूरी कुंडल बसे, सामाजिक समता पर जोर देते हुए, जो आधुनिक भारत के लिए प्रासंगिक है। निर्गुण भक्ति या सूफी काव्य जिसको कहें, मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत, जिसमें प्रेम, विरह, आत्मा और परमात्मा का रूपक, और इनकी भाषा रही अवधि। मैंने जब भक्ति काल के बारे में जब बताना शुरू किया तो मैंने आपको बताया कि इसमें लोक भाषा का प्रयोग किया गया है, तो इनकी भाषा रही अवधि। पद्मावत को प्रेम कहानी या सूफी दर्शन का प्रतीक माना जाता है। आगे हम सगुण भक्ति या राम भक्ति शाखा के बारे में बात करें तो तुलसीदास का रामचरितमानस, जिसमें राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में बताया गया है, और इनकी भाषा रही अवधि। रामचरितमानस रामायण का सबसे लोकप्रिय रूप माना जाता है, जो क्योंकि आज हर घर में आपको रामचरितमानस धार्मिक ग्रंथ के रूप में उपलब्ध हो जाती है। तुलसीदास के जीवन से जुड़े प्रसंग इसमें हमें मिलते हैं। सगुण भक्ति में एक रूप और आता है कृष्ण भक्ति की शाखा। कृष्ण भक्ति में सूरदास, जिनकी मुख्य रचना सूरसागर, मीराबाई, रसखान, नंददास, ये सब सगुण भक्ति के अंदर, कृष्ण काव्यधारा के अंदर ही आते हैं। इनकी भाषा रही ब्रज भाषा, और माधुर्य भाव इनकी रचनाओं में हमें मिलता है। मीराबाई के भजनों का उदाहरण माधुर्य और कृष्ण के साथ में प्रेम के भाव को जोड़े हुए दिखता है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसके बाद आगे चलते हैं, तीसरा काल जो आया या तीसरा युग आया, रीतिकाल। 1700 से 1900 तक का इसका समय सीमा निर्धारित की गई। इसकी प्रमुख विशेषता रही कि दरबारी काव्य और श्रृंगारस प्रधान, अलंकार, नायिका भेद वर्णन, ब्रज भाषा का इसमें विशेष प्रयोग किया गया, और काव्य शास्त्र के नियमों के अनुरूप ये काल रहा। इसमें कवियों की जो रचनाएं थी वो काव्य शास्त्र के नियमों के अनुरूप रही। अब हम कहें कि एक तरफ जब भक्ति काल में समाज था या भक्ति काल का स्वर्ण युग चल रहा था, तो ऐसा क्या हुआ कि रीति काल की तरफ, क्योंकि रीति काल में सब चीज़ें उससे अलग हो गई कि भक्ति में लीन रहते रहते लोग बाग उसी में रहते गए। फिर देखा कि अब किस तरीके से जो छोटे छोटे साम्राज्य या राजाश्रित जो कवि रहे, कि उन्होंने अपनी रोजी रोटी का साधन उसको बनाया, और एक तरीके से कि मतलब राजा को प्रसन्न करने के लिए अपनी काव्य रचना करी, जिसमें भाव
और समाज की के मन की भावनाएं ना होकर सिर्फ राजा को प्रसन्न करने के लिए या नायिका का नक्शिक वर्णन आपको इस काल में मिलेगा। इस काल में भी तीन धाराएं बही, ये कहें, एक रीतिबद्ध, दूसरी रीति सिद्ध और तीसरी रीति मुक्त। रीति रीति का मतलब क्या हुआ? एक ही रास्ते पे चलना, जो ट्रेंड चल रहा है उसी पे चलना। अगर राजा की ही हमें विशेषताओं का गुणगान करना है अपने काव्य में, तो सभी कवि उन्हीं की विशेषताओं से को गाने में, क्योंकि राजा को प्रसन्न करना है और उसी से उनका रोजगार चलता है। तो रीतिबद्ध में प्रमुख कवि केशव दास जी आते हैं, जिनकी काव्य रचनाएं रसिक प्रिय और कवि प्रिय रही। और इसमें नायिका भेद का वर्णन और अलंकार प्रधान ज़्यादा रहा, कि नायिका के नक्शिक का वर्णन इन्होंने किया। फिर रीति सिद्ध में बिहारी आते हैं। बिहारी की सतसई, नैनन की करिकोर संकोच समेत, मतलब श्रृंगार का दोहा है, इसमें इन्होंने सिद्धि के तौर पे इसमें किया है। उसके बाद आते हैं रीति मुक्त। रीति मुक्त में आते हैं घनानंद, सुजान हित और प्रेम काव्य इनके रहे। प्रेम विरह की मुक्त अभिव्यक्ति, मतलब इन्होंने किसी रीति को के बंधन में ना बंध कर प्रेम में विरह की जो काव्य रचना करी वो रीति से मुक्त होकर की। रीतिकाल रीतिकाल का जो साहित्य था उसको दरबारी साहित्य भी हम देखते हैं कि काफ़ी विद्वानों ने या आलोचकों ने उसको कहा, या काव्य शास्त्रीय नियमों पर आधारित काव्य ये रहा। यह काल कला और अलंकार का काल रहा, और कवि राज दरबारों से जुड़े थे, इसलिए कविता में श्रृंगार, नायिका भेद और अलंकारों की प्रधानता इस काल के काव्य में हमें अक्सर दिखती है। फिर वही कि रीतिकाल का जो वर्गीकरण आया, सीधा सीधा रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त के रूप में आया। रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं हम फिर से कहें कि श्रृंगार रस की प्रधानता इस काल में रही, अलंकार और नायिका भेद मिला। और इसमें कौन सी भाषा आई? ब्रज भाषा। ज़्यादातर कवियों ने ब्रज भाषा का प्रयोग अपनी कविता के लिए इसमें किया। अब अगला आ जाता है आधुनिक काल, 1900 से वर्तमान तक का। क्योंकि पहले तीन काल थे साहित्य में, दो एक होता है गद्य और एक होता है पद्य, और तीसरा होता है चंपू काव्य। पहले जो तीन काल थे उनमें जो रचनाएं करते थे वो पद्य के रूप में हुई। आधुनिक काल में आने के बाद थोड़ी स्थिरता आई और उस चीज़ को धीरे धीरे बदलाव के साथ में, और लेखक या कवि गद्य रूप में भी अपने मन के भावों को सामने रखने लग गए। तो जो चीज़ गाई जा सके वो पद्य कहलाती है, जिसको पढ़ा जा सके वो गद्य कहलाता है। और एक इन दोनों का एक सम्मिलित रूप होता है जिसको चंपू काव्य कहते हैं। यह एक जिसमें कुछ भाग गद्य के रूप में आएगा, फिर कुछ कविताएं की लाइनें आती हैं, उसके बाद फिर गद्य। ये सिर्फ एक ही है मैथिली शरण गुप्त का यशोधरा, जो चंपू काव्य के अंतर्गत आता है, चंपू साहित्य के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं आधुनिक काल 1900 से वर्तमान तक का। प्रमुख विशेषता क्या है कि गद्य प्रधान है, क्योंकि इससे पहले जो रचनाएं रही वो काव्य प्रधान रही। इसमें ही लेखकों ने या कवियों ने गद्य को अपना साधन बनाया। खड़ी बोली का इसमें प्रयोग मिलता है आपको। राष्ट्रवाद, समाज सुधार, छायावाद, प्रगतिवाद और नई कविता, इनके ये अलग अलग पड़ाव आए कि जिस तरीके से चीज़ों में परिवर्तन आया, उस परिवर्तन को अलग अलग नाम देकर इन्होंने अपनी रचनाओं का उल्लेख किया। अब इसमें एक युग आया, प्रवृत्ति कहें या युग कहें, छायावाद। छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद, जिनकी कवि रचना है कामायनी। यह जीवन चक्र क्या है, एक संघर्ष, आत्म संघर्ष और प्रकृति प्रेम का इन्होंने उल्लेख किया है। इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां कहें कि छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से माया, बाले तेरले बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। या फिर इसमें हम देखें छायावाद में महादेवी वर्मा, जिनकी प्रमुख रचना यामा, मैं नीर भरी दुख की बदली, इसमें व्यक्तिवाद और रहस्यवाद का उल्लेख मिलता है। छायावाद के बाद आता है प्रगतिवाद, जिसके प्रमुख कवि नागार्जुन है। इनकी प्रमुख रचना युगधारा। युगधारा में
शोषण का विरोध और जन चेतना का वर्णन हमें देखने को मिलता है। इसके बाद आया प्रयोगवाद या नई कविता, जिसको कहें कि आगे हरी घास पर क्षण भर, आधुनिक जीवन की जटिलताओं और अकेलापन का वर्णन इनकी कविताओं में हमें। अब बात करते हैं आधुनिक काल 1900 से वर्तमान तक का जो है, इसमें गद्य का विकास हुआ, खड़ी बोली का उत्कर्ष मानते हैं, और राष्ट्रवाद और समाज सुधार की इनमें प्रमुख प्रवृत्तियां रही। आधुनिक काल में साहित्य जो था जन सामान्य से जुड़ा हुआ था। पत्रकारिता, नाटक, निबंध, उपन्यास, कहानी, इन सब गद्य विधाओं का इसमें विकास हुआ। भाषा सरल और संप्रेषणीय बनी। स्वतंत्रता आंदोलन का इसमें प्रभाव रहा। इसमें आता है भारतेंदु युग। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी के जनक माने जाते हैं। नाटक, निबंध, पत्रकारिता इनकी इसमें इनकी पकड़ रही। भारतेंदु के नाटक भारत दुर्दशा, राष्ट्रवाद की शुरुआत मानी जाती है। उसके बाद आता है द्विवेदी युग। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से ये क्योंकि उनकी प्रमुख पकड़ इस युग में रही, तो द्विवेदी युग में इनका नाम द्विवेदी युग रखा गया। खड़ी बोली को प्रतिष्ठा इस युग में मिली है। सरस्वती पत्रिका हिंदी साहित्य का केंद्र बनी। उसके बाद आया छायावाद युग 1818 से 1936 तक। हिंदी कविता का भावनात्मक और कलात्मक उत्कर्ष इस काल में हमें मिला। व्यक्तिवाद, रहस्यवाद और प्रकृति प्रेम, प्रकृति से प्रेम और प्रकृति से लगाव या प्रकृति का सुंदर वर्णन इस छायावाद में हमें मिलता है। कवि की आंतरिक अनुभूति का प्रधान स्थान रहा इसमें। छायावाद में कविता बाह्य सामाजिक उपदेश से हटकर आत्म अनुभूति, सौंदर्य और कल्पना की ओर केंद्रित हुई। यह हिंदी कविता को एक नई और संवेदनशीलता प्रदान करती है। छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं: जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। इन चारों कवियों ने हिंदी कविता को दार्शनिक गहराई, सौंदर्य और आत्मसंघर्ष से अभिव्यक्ति दी। प्रगतिवाद, जिसमें सामाजिक यथार्थ और वर्ग संघर्ष मिलता है। प्रयोगवाद या नई कविता में व्यक्ति की जटिल और मानसिक अनुभूति का वर्णन प्रयोगवाद की कविताओं या रचनाओं में हमें मिलता है। स्वतंत्रता आंदोलन, औद्योगिकीकरण और शहरी जीवन के प्रभाव से कविता का विषय, वस्तु और भाषा में परिवर्तन मिलता है। प्रगतिवाद, साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम माना गया। शोषण, गरीबी, असमानता का यथार्थ चित्रण इनकी रचनाओं में मिलता है। इसके प्रमुख कवि रहे नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल। प्रगतिवादी साहित्य आम जनता की आवाज बना और सामाजिक न्याय और चेतना को उन्होंने मजबूत किया। इस काव्य में नवीन प्रयोग और नए शिल्प हुए। कवि की मानसिकता व्यक्ति की कवि ने उस मानसिकता को किया कि जो व्यक्ति की उलझन और अकेलापन या आधुनिक जीवन का उनके ऊपर जो मानसिक दबाव या मानसिक प्रभाव कहें, वो इनकी कविताओं में मिलता है। इनके प्रमुख कवि रहे अज्ञेय, मुक्तिबोध, शमशेर सिंह बहादुर। आधुनिक कहानी में देखें तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, उसने कहा था, जो 1915 में लिखी गई। यह हिंदी की आधुनिक कहानी मानी जाती है या पहली कहानी मानी जाती है। मनोवैज्ञानिक और यथार्थ और शिल्पगत नवीनता इसमें इस साहित्य में या कहानी साहित्य में इस कहानी को स्थान मिला हुआ है। यह कहानी हिंदी कथा साहित्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ मानी जाती है। इस तरीके से हमने देखा कि हिंदी साहित्य के 4 काल हुए: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। यह 4 काल हिंदी साहित्य की जीवंत यात्रा दर्शाते हैं। वीरता से भक्ति और फिर उसके बाद कला और उसके बाद कैसे कैसे सामाजिक चेतना की ओर कवि या लेखक बढ़ा या समाज की मानसिक स्थिति रही। प्रत्येक काल अपने समय की सामाजिक, राजनीतिक और परिस्थितियों से जुड़ा है और हिंदी साहित्य निरंतर परिवर्तनशील और जीवंत परंपरा है। अब हम कहें कि हिंदी साहित्य को
किस पढ़ने से या हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता क्या है, तो अगर हम देखें वीर गाथा काल की या आदि काल की जब हम जिक्र करते हैं तो उनमें वीर युद्धों का वर्णन है, वीर गाथाओं का वर्णन है, तो उनको सुन के आज हम गौरवान्वित महसूस होते हैं। उसके बाद जैसे जैसे हम भक्ति की तरफ जाते हैं तो उनकी जो उस समय की जो रचनाएं थी, चाहे सूरदास की बाल लीला का वर्णन हो, चाहे रामचरितमानस हो, या कबीर के निर्गुण पंथ की हो या सगुण पंथ की हो, सभी जो जो रचनाएं लिखी गई वो समाज के हित में हुई। और आज भी उन रचनाओं का हम मानसिक रूप में भी हम उनका प्रयोग करते हैं और आगे भी उनका प्रयोग होता रहेगा। हिंदी साहित्य भारतीय समाज की चेतना का दर्पण कहा जा सकता है कि उस साहित्य को जब आप पढ़ेंगे तो आप आज के समय में भी हम आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं या एक दर्पण में ये देख सकते हैं कि किस आदिकाल में कैसी परिस्थितियाँ रही होंगी, कैसी सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियाँ आदिकाल की रही। उसके बाद भक्ति काल में कैसी सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियाँ आई या कैसी आर्थिक परिस्थितियाँ आई। भक्ति काल से होते हुए जब हम रीतिकाल की ओर देखेंगे तो रीतिकाल की बिल्कुल अलग आपको मिलेंगी, तो उसमें आपकी मानसिक स्थिति जनता की क्या रही, समाज में क्या प्रतिक्रियाएं रहती थी और क्या क्या उसमें परिवर्तन आए, क्या सामाजिक और राजनीतिक उनमें परिस्थितियां रहीं, उन्हीं के अनुरूप रचनाएं लिखी गई। और उसके बाद आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ, हिंदी की जो यात्रा आई वो खड़ी बोली का रूप आज आधुनिक काल की रचनाओं में हमें मिलता है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य भारतीय समाज की चेतना का दर्पण है, एक समाज को दर्शाने का एक बहुत सुंदर तरीका है कि साहित्य को जब हम पढ़ते हैं तो हम समाज के हर पहलू से अवगत होते हैं। यह केवल कलात्मक अभिव्यक्ति नहीं बल्कि सामाजिक संवाद का विषय है और साहित्य ने समय समय पर समाज को दिशा, आलोचना और संवेदना प्रदान की है। हिंदी साहित्य को कालों में बांटकर नहीं बल्कि विकास क्रम की ओर समझें कि किस तरीके से आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल की तरफ उनका विकास क्रम चला और उस क्रम से उसको कालों में ना बांटकर एक समझने की प्रक्रिया को और आसान करने के लिए ये काल विभाजन या नामकरण दिया गया। और हिंदी साहित्य समाज को समझने का सशक्त माध्यम है। धन्यवाद।